तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। आपकी जो पहली यूनिट है उसका टाइटल है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी, राइट। हिंदी में बोले तो पर्यावरण अध्ययन एवं पारिस्थितिकी, राइट। अब सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है, राइट। तो पर्यावरण होता है हमारे पर्यावरण दो शब्दों से बना हुआ है। परि जमा वरण। इंग्लिश में बोले तो एन प्लस वर्ड मीन्स हमारे चारों तरफ की जो भी चीजें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। परि मीन्स चारों ओर, जिस भी चीजों से हम घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। चाहे वो मानव निर्मित है, चाहे प्रकृति है, राइट। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें मानव, प्रकृति और उसके पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जाता है, राइट। सिंपल जैसी भाषा में आप समझें तो हम एक एक तरह से घिरे हुए हैं चारों तरफ से कुछ चीज़ों से। प्रकृति की कुछ जो रूप हैं उनसे हम घिरे हुए हैं, चाहे वो ज़मीन है, पानी है, हवा है। तो वो सब हमें प्रभावित करती हैं और हम उन्हें भी प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों के बीच, मानव और प्रकृति के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसके अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो इसमें आपका सब कुछ आ जाता है जो आपके चारों तरफ है। आपके चारों तरफ क्या है? आप देखो, आंखें खोल के देखोगे तो आपके चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जमीन है, आपके पास पानी है या और कोई चीज़ है। तो सब कुछ हम अपनी ज़रूरतों के लिए जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको संसाधन कहते हैं। तो सारे के सारे जो धरती है उसने हमको दिया है, वो एक माँ की तरह है। उसने कभी हमसे वापस नहीं मांगा, लेकिन वापस हम क्या दे रहे हैं उसको? वापस हम सिर्फ दर्द दे रहे हैं, वापस हम सिर्फ कचरा दे रहे हैं, वापस हम सिर्फ जो है वो प्रदूषण दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुत ही आवश्यक विषय है। और ये एक रिलेशन जो इंसान के बीच में और प्रकृति के बीच में उसको दर्शाता है। सो प्राकृतिक संसाधन है, जैव विविधता, इसको हम बाद में समझेंगे। और ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। सो पर्यावरण अध्ययन क्या है? मानव और प्रकृति और उसके पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन, राइट। अब इसको बोलते हैं हम, ये एक बहुविधायी विषय है। बहुविधायक मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स डिसिप्लिन, जैसे डिसिप्लिन का मतलब होता है जैसे आपके कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कोई आर्ट्स है, साइंस है, फिर कॉमर्स है और फाइन आर्ट्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्ट्स के अंदर और ज़्यादा है, फिर अब चलेंगे। तो इसी तरह से जो पर्यावरण अध्ययन है वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे विषय जो हैं उसके अंदर सम्मिलित हैं। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन को एक बहुविधायी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर जीव विज्ञान है, आपके चारों तरफ कौन से जीव जंतु कैसे वातावरण में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, जीव और उनके व्यवहार का अध्ययन, उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। बॉटनी और जूलॉजी आप कहते हैं, राइट। उसके बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब जो भी हमारे पास जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, अ, चाहे वो जूस है या कोई पेट्रोल है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो कहीं ना कहीं वो हमारे को प्रकृति से मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्रूड ऑयल आता है। तो रसायन विज्ञान भी इसके अंदर सम्मिलित है, राइट। और इसके अंदर भूगोल, राइट। जैसे आप स्टडी करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। तो वो कहाँ पे संभव है, वो कहाँ से हो रही है? वो इस पर्यावरण पे ही हो रही है। जैसे कहीं पे अलग तरह का भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं ज़मीन, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं हिली एरिया है। तो भूगोल, भूमि, जल और जलवायु का अध्ययन। इसी के साथ अब जिस तरह का भूगोल होगा उसी तरह का आपका किस तरह का समाज है, वो भी आप डिपेंड करेगा किस तरह की नेचर है वहाँ, प्रकृति कैसी है, ठीक है। उसके साथ ही आपके जहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे होंगे वो देश जो है संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे। तो इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है।
तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक बहुविधायी क्षेत्र है, अध्ययन है। उसके अंदर जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है, इवन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजें। आप कहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? रोड कहाँ बनाएंगे? फिजिक्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइन कहाँ बनाएंगे? आप जमीन का नक्शा बनाएंगे, उसके ऊपर मकान बनाएंगे, तो किधर होगा वो जमीन के ऊपर होगा। तो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको बहुविधायी क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कहाँ तक ये क्या क्या इसके अंदर है। तो इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधन, संसाधन मैंने कहा वो चीजें, वो साधन जिनसे हम अपनी रोजमर्रा या जो दूरगामी हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, वो उनको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन ये इसके स्कोप में आता है। प्रदूषण, किस तरह के प्रदूषण जो है वो किस तरह से पर्यावरण को वो अफेक्ट कर रहे हैं, उन पे असर डाल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, कैसे हम उनको कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। और उसके साथ साथ जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता, विविधता मतलब होता है भिन्नता, विविध। जैसे आप बाजार में जाते हैं, सब्जी की दुकान में जाते हैं, तो आप सिर्फ एक ही सब्जी नहीं मिलती है आपको वहाँ पे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स यू गेट देयर। आपको भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, यू गेट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स देयर। इसी को बोलते हैं विविधता। तो ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत विभिन्न प्रकार के जो हैं वो जीव जंतु पाए जाते हैं, और उसी को कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता संरक्षण वो भी एक स्कोप है पर्यावरण अध्ययन का। उसके साथ साथ पर्यावरण कानून और नीतियां। अब आपने सुना होगा बहुत सारे कानून बन गए, आप बिना इजाजत के, बिना परमिशन के कोई पेड़ नहीं काट सकते, या अपनी मर्जी से आप अपना घर का कचरा जो है कहीं भी नहीं फेंक सकते। सो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको रोकती है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? पर्यावरण अध्ययन में आती है। ये तो हो गया स्कोप। मतलब स्कोप मतलब इसका एरिया क्या है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, तीसरा है जैव विविधता संरक्षण, और चौथा है पर्यावरण कानून और नीतियां। अब इसका महत्व क्या है? अब क्यों पढ़े हम? सबसे पहले आपको यही पूछना चाहिए, भाई मैं क्यों पढूं, वाई शुड आई। तो ये आपका महत्व क्या है इन सारी चीजों का? पहला है कि आपको पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो पर्यावरण पर आधारित है। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम इस धरती पर अपना जीवन यापन बड़ी सुगमता के साथ या सरलता के साथ कर सकते हैं। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। दूसरा है संसाधनों का संतुलित प्रयोग या उपयोग। राइट। अब संसाधन, संसाधन मैंने कहा वो साधन जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, हमें अपना जीवन चलाने में मदद करते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। जैसे पानी है, बिजली है, आप कोई सर्विस ले रहे हो किसी से, तो वो भी एक संसाधन है आपके लिए। तो हमें इस तरह से नहीं उनको इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हमें उनका संतुलित, वी हैव टू मेक अ बैलेंस्ड यूज ऑफ दोज थिंग्स। तीसरा है सतत विकास की गहरी समझ। नाउ यू नो दैट वी आर प्रोग्रेसिंग डे इन एंड डे आउट। आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ तरक्की हो रही है, नए नए रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? तो ये सारी चीजें, अगर आपने इस विकास को डेवलप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ आपको विकास करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपका जो विकास की जो दर है, गति है, क्या वो पर्यावरण के नुकसान से तो नहीं हो रही है उसकी भरपाई? ठीक है, तो ये आपने समझना है। और आखिरी में हम ये कहेंगे कि मानव जीवन में, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे एनहांस कर सकते हैं अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रह के। नहीं तो क्या होगा, आप कचरे की स्मेल आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, धुआं जो है आपके घर में घुस रहा है, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, और लोग खांस रहे हैं, बीमारियों के अधीन हो रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीजें
ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम पर्यावरण की जो महत्व है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये है ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण, इसका स्कोप क्या है और इसका महत्व क्या है। सो पर्यावरण अध्ययन आपको ध्यान रखना है, केवल एक विज्ञान नहीं है, ये एक जीवन की एक दृष्टि है जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पारिस्थितिक की तंत्र। हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र और इंग्लिश में बोले तो इकोसिस्टम। अब पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? तो एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जिसमें जो जीवित हैं, बायोटिक, और निर, निर्जीव, जिनके अंदर जान नहीं है, उनको बोलते हैं अबायोटिक, या जिनको निर्जीव कहते हैं। वो घटक जो हैं वो आपस में निरंतर जो है वो क्रिया करते रहते हैं। तो उससे क्या बनता है? एक इकोसिस्टम बनता है। अब इसको अगर सिंपल भाषा में आपने समझना है, जैसे मान लो एक खरगोश है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और जानवरों से, शिकारी हैं उनसे बचने के लिए छुपने की जगह चाहिए। तो ये सारी चीजें उस जमीन के अंदर अपना वो बनाएगा, सुरंग बना के उसमें रहेगा। तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, उसको जो खाना है वो ज़मीन पे उगेगा, घास है, वो तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। राइट? इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? वो खरगोश वहाँ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, या वो खत्म हो जाएगा वहां से। अगर मान लो उसके लिए खाने की चीज नहीं है तो क्या होगा? भूख के मारे वो मर जाएगा। दूसरा, उसके छुपने की जगह नहीं है तो क्या होगा? कोई भी प्रीडेटर, कोई भी शिकारी आके उसका शिकार कर लेगा। तो ये है पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होता है? जो सजीव और बायोटिक जिनको कहते हैं, और अबायोटिक, राइट, वो घटक, वो जो है पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक जिनके अंदर जान होती है, जो हिलते डुलते हैं या जो ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं हम बायोटिक। राइट? बायोस का मतलब होता है लाइफ, और बायोटिक मीन्स जो जिनके अंदर लाइफ प्रोसेस चलता है, उनको कहते हैं जैविक घटक। तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि बायोटिक एलिमेंट क्या है, या जीवित घटक क्या है, या अजीव, या जिनको अबायोटिक कहते हैं, वो क्या है। तो अगर हम जीवित घटक की बात करेंगे, बायोटिक एलिमेंट्स की, तो उसमें आपका उत्पादक है। उत्पादक मतलब इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो सबको खाना देने वाला, वो है पौधे। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। राइट? तो पौधे जो है सूरज की रोशनी में अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर, जिनको हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है? उसमें शाकाहारी भी आएंगे और मांसाहारी भी आएंगे। और लास्ट में आएगा अपघटक को, जैसे कोई चीज़, जैसे मान लो कोई खरगोश मर गया, उसको क्या होगा फिर? जो फंगस और बैक्टीरिया है उसको वापस जो है ज़मीन में, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको वापस ज़मीन में मिला देंगे। राइट? तो दीज आर द बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक, राइट? समझ आ गया आपको? उत्पादक सबसे पहले पौधे, जो सूरज की रोशनी में अपना खुद भोजन बनाते हैं, और वही भोजन कौन खाता है? कोई शाकाहारी जानवर। और उसी शाकाहारी को कौन खाता है? कोई मांसाहारी जानवर। तो इसी तरह से जब वो मांसाहारी मर जाएगा तो उसको वापस जो है वो डिकम्पोज कौन करेगा? अपघटक, जिनको कहते हैं वो फंगस एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह से एक साइकिल चलती है। अब हमारे को जरूरी है कि सिर्फ जीवित घटक होने से काम नहीं चलेगा। आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, और मिनरल्स चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? अबायोटिक एलिमेंट्स। अबायोटिक है जैसे आपके चारों तरफ जमीन है, रॉक्स हैं, या पानी है। ठीक है? ये सारी चीजें, सनलाइट है। सो दीज आर कॉल्ड अबायोटिक। राइट? तो फंक्शन क्या है इनका? पर्पस क्या है इस पारिस्थितिकी तंत्र? तो एक सिस्टम बन जाता है। जैसे मान लो कहीं पे कोई चिड़िया है, तो चिड़िया को क्या चाहिए? दाना चाहिए। अगर दाना मिलेगा तो चिड़िया होगी, नहीं होगी तो वहां से खत्म हो जाएगी या माइग्रेट हो जाएगी। ठीक है? और चिड़िया पे डिपेंड करने वाला मान लो बाज है, तो बाज भी तभी बचेगा जब उसका शिकार होगा। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहली चीज है। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज द सन। सन से जो सोलर एनर्जी आती है उसको जो है पकड़ के
कौन अपना भोजन बनाता है? दैट इज द ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम उत्पादक कहते हैं। तब फिर उस प्लांट के अंदर जो एनर्जी है चली गई, उसको कौन खाएगा? उसको कोई शाकाहारी जीव खाएगा। फिर वो एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और उसके बाद उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी। तो इस तरह से जो एनर्जी है सूरज से लेके उस लास्ट स्टेप तक जाती है। ठीक है। तो इसी के साथ जो पोषक चक्र है, पोषक चक्र मीन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बहुत ज़रूरी है, जैसे खाने, हाउ डू दे मूव, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है। ठीक है। तो वो पोषक चक्र चलता है, राइट। जैसे पौधे को किसी ने खाया, उसके अंदर ये एलिमेंट्स गए, उसके बाद उस जानवर को किसी और ने खाया तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स गए, और आखिर में किसने खाया? जो अपघटक हैं, अपघटक जिनको कहते हैं हम डिकम्पोजर्स, जैसे फंगस या बैक्टीरिया, वो वापस जो एलिमेंट्स हैं जहाँ से चले थे वहीं पे वापस उनको मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से एक पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हो, अगर मान लो जैसे आपके पास ये पिक्चर में दिख रहा है कि अगर मान लो चिड़िया ही चिड़िया हो जाती है, राइट, अगर उनका उनके आगे वाली जो लेवल है उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तब क्या होगा? एक इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र जो है बहुत जरूरी है। ऊर्जा प्रवाह अब क्या है? ऊर्जा के मैंने कहा कि ऊर्जा मीन्स एनर्जी फ्लो। कैसे? सूरज जो है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ऑन दिस अर्थ। तो एनर्जी कहाँ से शुरू होती है? सूरज से होती है, राइट। अब सूरज की एनर्जी को पकड़ने का और किसी के पास कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट द ग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी हम सारे के सारे क्या हैं? बाकी सारे के सारे हम कंज्यूमर्स हैं। हम जैसे राशन की दुकान पे जाते हैं पैसा दे के राशन खरीदने वाले, वो इस तरह के कंज्यूमर हैं। तो लाला जी कौन है? लाला जी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है। तो सूरज की एनर्जी जो है उसको ट्रैप करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो अगर मान लो एक हरे जो पौधा है उसने ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके, तो उसमें अगर मान लो 100% सन सोलर एनर्जी को कंज्यूम किया, तो आगे वाले लेवल पे जाते जाते वो सिर्फ 10% अगले लेवल पे जाएगी। जैसे मान लो सूरज, सूरज जो है सौर ऊर्जा जो है उसको जो पौधे हैं अवशोषित करते हैं। फिर पौधे जो है वो उसको शाकाहारी कोई खाता है, तो ओनली 10% विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। 10% सिर्फ ट्रांसफर होगी, राइट। तो इस तरह से वो शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर उसको दूसरा खाएगा कोई मांसाहारी जिसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस होता जाएगा। कितना परसेंट? 10% ओनली विल रीच द नेक्स्ट लेवल। जैसे मान लो इधर 100 आया, जो पौधे हैं उन्होंने 100 ले लिया, तो नेक्स्ट में 10 जाएगा, और नेक्स्ट में उसका 1/10, मतलब 1% उसके पास पहुंचेगा शाका मांसाहारी के पास। सो ऊर्जा का प्रवाह जो है दिस एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये ऐसे ही होता है, उल्टा नहीं होता है। मांसाहारी से पौधे तक नहीं जाता है ये, इसी एक ही डायरेक्शन में चलता है। पौधे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, और उसको खाने वाला कोई शाकाहारी होगा पौधे को, फिर पौधे को कोई मांसाहारी खाएगा। तो इस तरह से वो एनर्जी जो है वो फ्लो एक एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, यही चीज, ये जो एनर्जी फ्लो आपने समझ लिया, तो ये भी खाद्य श्रृंखला भी वही है। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से आएगी। तो खाने की वही वही चीज है। जीवों के बीच में जो भोजन का एक सरल और क्रमबद्ध अनुक्रम है, जैसे आपने देखा कि सबसे पहले खाना बनाने वाले कौन है? ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। और उसको खाने वाला कौन होगा? कोई शाकाहारी जानवर होगा। जैसे घास पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे हिरण ने उसको खा लिया घास को। अब हिरण को खाने वाला कोई मांसाहारी होगा, जैसे शेर है। ठीक है। तो ये बिल्कुल वो एनर्जी फ्लो, एनर्जी कैसे जाएगी? उस भोजन के द्वारा ही जाएगी। जैसे घास को हिरण ने खाया उसको एनर्जी मिली, और हिरण को शेर ने खाया उसको एनर्जी मिली। तो ये है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। तो इसमें क्या होता है? एक तरह की सरल और एक लीनियर एक ये अरेंजमेंट है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि एनर्जी भी फूड के थ्रू ही फ्लो करती है। ठीक है। और खाद्य जाल क्या हुआ?
जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है? एक खाद्य जाल। कई खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है। तो जब कई खाद्य श्रृंखलाएं हो जाती हैं, ये खाद्य जाल बन जाता है, तो उससे क्या होता है? ये बहुत एक स्थिर और प्रैक्टिकल जो है वो सिस्टम बन जाता है, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, जैव विविधता जो है वो अच्छी रहती है, और किसी एक जीव पर निर्भरता कम होती है। राइट। जैसे मान लो चिड़िया है, उसको खाने के लिए मान लो आप दाना डाल रहे हैं रोज, जिस दिन आप नहीं डालेंगे उस दिन क्या होगा? वो भूखी मर जाएगी। राइट। तो उसके पास अगर और ऑप्शन होगी कि वो कहीं और जाके कुछ और चीज चुग के अपना पेट भर लेगी, तो उससे क्या होगा? वो सिस्टम जो है ज्यादा बेटर होगा। उसी को कहते हैं फूड वेब। जैसे कुत्ता है, मान लो आप उसको रोज रोटी देते हैं, ठीक है। तो अगर उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मान लो आपने नहीं दी, आप घर में नहीं है, तो क्या होगा? भूखा मरेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसको पता है कि आज इधर नहीं मिली तो उधर से ले लेता हूँ, उधर नहीं तो खुद ही कर लेता हूँ कहीं से शिकार, तब वो एक खाद्य जाल उसमें आ जाता है, और वो जो है एक तरह से ज्यादा स्थिर होता है। राइट। तो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से पोषक स्तर होते हैं, जिन विभिन्न जिसमें पोषक स्तर होते हैं जीवों की संख्या। जैसे संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड क्या दिखाता है? जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा है बायोमास पिरामिड, जिसके अंदर क्या कहते हैं हम? ये जीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ कितना है, बायोमास जिसको बोलते हैं। बायोमास का मतलब जीवित पदार्थ, उसकी मात्रा को दिखाता है। तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा आपने समझा कि कैसे ये हमेशा से अपराइट होता है, और क्या होता है इसमें? हर स्तर पर सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10% आगे जाएगी। जैसे मान लो पौधे के पास 1000 जूल है, 1000 है, तो उसका 10%, ठीक है, 100, वो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। और उसके उसको जो खाएगा अगले वाला, उस पे जाएगा 100 का 10%, तो 10 जूल ही लास्ट वाले के पास पहुंचेगा। तो हमेशा जो याद रखना, ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता है, ऊपर की तरफ। राइट। तो ये तीन जो है पारिस्थितिक पिरामिड हमने समझे। देन इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार। राइट। तो समय के साथ किसी क्षेत्र में जीवों का क्रमिक और व्यवस्थित परिवर्तन पारिस्थितिक उत्तराधिकार कहलाता है। ठीक है। तो इसमें ये तब तक चलता रहता है जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित ना हो जाए। राइट। जैसे मान लो एक नम्र स्थल है, सो ओके, तो कोई जीवन नहीं है वहां पे, जस्ट बिगिनिंग है। तब सबसे पहले वहां कुछ प्रजातियां जो है शुरू में आएंगी, उनको बोलते हैं अग्रणी प्रजातियां। ठीक है। और जैसे मॉस है या लाइकेन है, वो वो जमीन को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद आती है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में क्या होता है? मध्यम अवस्था। उसमें झाड़ पौधे और छोटे पेड़ जो है वो वहां पे पैदा होंगे। फिर आएगी चरम समुदाय। चरम समुदाय मीन्स फिर एक स्थिर परिपक्व वन स्थापित होता है। ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत होती है। पहले कुछ नहीं होता, नए जीवन की शुरुआत होती है किससे? हाँ, ये मॉस और लाइकेन से। वो भूमि को तैयार करेंगे। उसके बाद क्या हो गया? छोटे छोटे झाड़ या पौधे। उसके बाद क्या होगा? एक एक्सट्रीम जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है तैयार हो जाएगी। तो प्राथमिक उत्तराधिकार का मतलब है जहां पहले कभी जीवन नहीं था, जहां पहले कोई जीवन ही नहीं था। जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी का क्षेत्र है, राइट, या नंगी चट्टाने हैं, तो ठीक है, वो है प्राथमिक उत्तराधिकार। द्वितीयक उत्तराधिकार वो कहता है जहां जीवन था लेकिन नष्ट हो गया, जैसे जंगल की आग के बाद की भूमि। राइट। दोनों में फर्क है। प्राथमिक उत्तराधिकार का मतलब है जहां कुछ नहीं था, मतलब मान लो कोई ये ज्वालामुखी फटा है, उसके लावा से जो है सब खत्म हो गया। और द्वितीय में क्या हुआ? जहाँ जीवन तो था लेकिन नष्ट हो गया, जैसे जंगल में किसी ने आग लगा दी, तो सारे जो नीचे वाले जो ये सारे पेड़ पौधे, छोटी छोटी झाड़ियां जो है सब खत्म हो गई। सो इस तरह से देन अब ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, पारिस्थितिक जो इकोलॉजिकल सिस्टम, वो कितनी तरह के होते हैं? तो जनरली ये 4 तरह के आप समझेंगे इनको। पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन मतलब फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा है ग्रासलैंड्स।
तीसरा है डेजर्ट, और चौथा है मैरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है, जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है, तो वहाँ क्या होगी, जहाँ पे घने जंगल हैं वहाँ क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे भी डिफरेंट वैरायटीज़ के होंगे, और कार्बन अवशोषण जो है वो ठीक होगा, ऑक्सीजन उत्पादन ज़्यादा होगा, और जलवायु जो है वो बैलेंस रहेगी, राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं घास भूमि, ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होंगी, वो बहुत चारों तरफ फैली हुई जो है वो हरे भरे ग्रास की जो लैंड्स हैं उनको बोलते हैं ग्रासलैंड्स। तो पशुपालन के लिए उपयुक्त होगी, कम वर्षा होगी थोड़ी, खुले मैदान होंगे, और ज़्यादातर कौन से प्राणी पाए जाएंगे, शाकाहारी। तीसरा आता है रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, जिसको डेजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अधिक तापमान होगा, ठीक है, और टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। दिन में जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, और रातों में बहुत कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है। और रेत जैसे गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ठंडा होगा तो ठंडा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जल की कमी होगी, गंभीर समस्या होगी पानी की, राइट। और कुछ स्पेसिफाइड और बहुत ही जो उस क्लाइमेट में जी सकते हैं जीव, वही वहाँ पाए जाएंगे। खासकर जो रोडेंट्स हैं, जो ज़मीन के नीचे रहने वाले हैं, जो इतने हाई स्कॉर्चिंग हीट में रह सकते हैं, जो इस तरह के वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन है उनको सहन कर सकते हैं। दोज हु रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के जीव जंतु वहाँ होंगे। तो अगला आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसको हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो आपके मीठे जल है, मीठा जल मतलब जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, या नदियां हैं, या झीलें हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक्स जैसे आपके आसपास हैं, तो उसमें तालाब है, नदी है, झील है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक्वाटिक सिस्टम है वो है आपका सेलाइन वाटर, जो सी वाटर होता है, जो खारा होता है, जो समुद्र और महासागर हैं, महासागर और महासागर दोनों में उस तरह का आपका जो एक इकोसिस्टम पाया जाएगा। तो जो फ्रेश वाटर होगा उसके अंदर अलग तरह के जीव जंतु, अलग तरह की मछलियाँ जो है वो जिंदा रह सकती हैं, या जैसे यहाँ पे आपका जो एरिया है जहाँ पे ट्राउट फ्रेश वाटर फिश है, तो वो यहीं पे सरवाइव कर सकती है। उसको आप खारे पानी में डालोगे तो वो नहीं जी पाएगी। इसी तरह से खारे पानी में अलग तरह के जीव होंगे, राइट। तो तो इस तरह से ये विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स कहते हैं। पहला से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा जैव विविधता होगी, कार्बन अवशोषण ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होगी, और जो क्लाइमेट है वो बैलेंस्ड होगा, राइट। उसके बाद घास भूमि, जिसको ग्रास लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं, तो उसमें बैलेंस टाइप की बारिश होगी, पशुपालन जो है वो, जो शाकाहारी जीव हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह रेगिस्तान का डेजर्ट इकोसिस्टम, और लास्ट में द वाटर इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें दो तरह के होंगे, एक खारा पानी और दूसरा फ्रेश वाटर, राइट। अब हम लास्ट में बात करेंगे जैव विविधता की। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब भिन्न भिन्न वैरायटी, जैसे आपको जंगल में जाएंगे तो आपको भिन्न प्रकार के वो मिल जाएंगे जीव जंतु। तो इस तीन तरह की होती है। आनुवंशिक विविधता, मतलब एक ही प्रजाति के जीव में जीन स्तर पर विविधता। दूसरा है प्रजातीय विविधता, अलग अलग प्रजातियां, ठीक है। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, मतलब विभिन्न तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में जो रहते हैं, वहां पे भी आपको विविधता पाई जाएगी, जैसे वन, घास भूमि या समुद्र। तो इंडिया जो है वो एक मेगा डाइवर्स नेशन है, इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी देश कहा जाता है। तो इसमें विश्व की लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है, और इसमें कई वैश्विक हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट, जहाँ पे एकदम जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। तो तीन तरह की जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में जीन स्तर पर विविधता। जैसे मान लो चावल है, तो कई तरह के चावल है, कोई फूल बताश, कोई
अलग अलग तरह के, जैसे कोई काला नमक राइस है, कोई बासमती राइस है, कोई अलग अलग तरह के राइस हैं, तो राइट। उसके बाद प्रजाति है, जैसे विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे हिरण की है या शेर की है। देन पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ओके, नाउ भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो इस तरह से डिवाइडेड किए गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, क्योंकि एक तरफ आप देखोगे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, दूसरी तरफ आप केरल और तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे 12 महीने जो है वो एक जो समुद्री किनारा है उस तरह का माहौल रहता है। सो भारत में हिमालय, जहाँ पे हाई जो एल्टीट्यूड एरियाज हैं और बहुत ठंडे वन जो आपके जो देवदार हैं, हिम तेंदुआ वहाँ पाया जाएगा। रोडोडेंड्रॉन जो एक वैरायटी है आपके जो उसकी एक अ, जिससे आप इट इज फाउंड इन हाई हाई एल्टीट्यूड्स। रोडोडेंड्रॉन जो हिमाचल का वो, हिमाचल का तो नहीं, उत्तराखंड का वो एक स्टेट फ्लावर भी ही है। देन नेक्स्ट इज गंगा के मैदान, जहाँ जो बहुत उपजाऊ हैं, और साथ में वहाँ पे बाघ और ये रिवर डॉल्फिन, जो एक डॉल्फिन भी पाई जाती है। देन पश्चिमी घाट, जो एक जैव विविधता का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, जहाँ पे स्थानिक प्रजातियों के साथ साथ सदाबहार वन पाए जाते हैं। देन मरुस्थल है एक तरफ, थार रेगिस्तान है, थार डेजर्ट, जो बिल्कुल हॉट एंड वेरी ड्राई काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर, गर्म और शुष्क जलवायु। और वहाँ पे ऊंट या जैसे सूखा प्रतिरोधी जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह। और उसके बाद द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, कोरल रीफ्स हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, और बहुत सारी स्थानिक प्रजातियां। और इसके साथ द्वीप समूह में दूसरे जो अंडमान निकोबार है, ये सब पाए जाते हैं। सो ये है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। नाउ जैव विविधता को क्या क्या खतरे हैं? जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है आवास विनाश। मतलब जो जो उनका हैबिटेशन लॉस मतलब, जैसे मान लो जीव जंतु हैं, वो कहाँ रहेंगे? उनको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, छुपने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वनों की कटाई हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, कृषि विस्तार हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, डिफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो आवास विनाश या लॉस ऑफ हैबिटेशन। दूसरे नंबर पे आता है अवैध शिकार। तो आपने देखा होगा कई जो विलुप्त प्रजातियां हैं या एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका जो शिकार है वो कानूनी तौर पर वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं अपने मजे के लिए या शौक के लिए क्या करते हैं, वो इन इन जानवरों का शिकार करते हैं, व्यवसायिक उद्देश्यों के नजरिए से या मनोरंजन के लिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अवैध शिकार से क्या हो रहा है, वो विलुप्त होते जा रही हैं बहुत सारी प्रजातियां। तीसरा है प्रदूषण। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रदूषण। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वायु है, जल है या मृदा प्रदूषण है। तो इससे क्या हो रहा है, जीवों के स्वास्थ्य और उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रजनन क्षमता, एक बच्चे पैदा करने की क्षमता है, वो बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे आता है विदेशी प्रजातियां। अब कई बार क्या होता है, कई बार लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करते हैं, बाहर से कोई दूसरी एक स्पीसीज को लाके वहां पे एस्टेब्लिश कर देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, जो विदेशी प्रजातियां हैं वो स्थानीय जीवों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें विस्थापित कर देती हैं, मतलब वो ज्यादा डोमिनेट कर जाती हैं उनके ऊपर। और वो क्या है, वो जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो बेचारी जो है वो दब के रह जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये जैव विविधता के खतरे हैं। जैव विविधता को किस तरह से हमने संरक्षण करना है, उसके लिए दो तरीके हैं। एक है इन सीटू संरक्षण संरक्षण जिसको बोलते हैं, दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जहां पे वो जीव जंतु है वहीं पे उसकी रक्षा करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन सीटू, राइट। और उसमें क्या करेंगे आप, जैसे हमने देखा होगा कई जगह पे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, या जूस बने, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य बने हुए हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हुए हैं,
या कंजर्व फॉरेस्ट एरिया बना हुआ है जहाँ पे शिकार करना या किसी तरीके से किसी तरह की एक्टिविटी करना बंद होता है, तो ये क्या हुआ, इन सिटू, मतलब जो जानवर जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे हमने उनकी रक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। उसके लिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, जो है जूज जो है वो हमने नेचुरल जो वो बनाए हुए हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, या कुछ नोटिफाइड एरियाज हैं फॉरेस्ट के। देन नेक्स्ट इज एक्स सी टू में क्या होता है कि आपको लगता है कि वहाँ उनकी रक्षा नहीं हो सकती, आप क्या करते हैं, उनको उठा के ले आते हैं और दूसरी जगह पे उनको बचाते हैं। जैसे चिड़ियाघर है, जूस है, आपके बोटेनिकल गार्डन्स हैं, और आपका सीड बैंक है या जीन बैंक है। तो आपको लगता है कि जो वहाँ पे जहाँ पे वो हैं वहाँ पे वो नहीं दोबारा से उनको आप पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक कृत्रिम स्थान पर एक ऐसी नेचुरल उनके लिए वो हैबिटेट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप उनकी रक्षा करते हैं। जैसे चिड़ियाघर है, या वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, या सीड बैंक्स हैं, राइट। तो अब लास्ट में जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट में वो है सतत विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब सतत विकास मतलब, अब देखो आपको तरक्की भी करनी है, ज़माने के साथ भी चलना है, आपको अच्छे रोड चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, हाँ, एयरपोर्ट भी बनने चाहिए, राइट। तो अब इंसान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब हमारी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी सिर्फ अपने बारे में सोचें और हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। तो इसीलिए हमें एक सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमने संतुलित संसाधन उपयोग करना है, प्राकृतिक संसाधनों को उतनी ही मात्रा में उपयोग करना है कि वो फिर से दोबारा से वो रीजुविनेट हो सकें, दोबारा से पुनः उत्पन्न हो सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण की गुणवत्ता और जैव विविधता को भी बनाए रखना होगा। और तीसरा है सामाजिक समानता। दैट मीन्स जो विकास के लाभ हैं वो ये नहीं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आपने किसी भी प्राकृतिक संसाधन को या प्राकृतिक संपदा को कुर्बान कर दिया, तो उससे जो है वो नुकसान होगा। तो इसीलिए जो विकास का लाभ है वो सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए, राइट। सो फाइनली जो हम कंक्लूड करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या है, पहला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण आपको डिफाइन करना आना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन क्या है। एक बहुविषयक बहुविधायी एक अध्ययन है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सारी चीज़ों का होता है, एक समग्र विषय विषय है जिसके अंदर जीव विज्ञान, रसायन, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संगम है। दूसरा हमने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो जीवित और अजीव, जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो एक फाइन अरेंजमेंट बन जाता है, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। किस लिए बनता है, ऊर्जा प्रवाह के लिए बनता है। किस लिए बनता है, पोषक चक्र के लिए बनता है, ठीक है। तो उससे एक संतुलन बना रहता है। तीसरा हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला, कि किस तरह से एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ के एक जाल बनाते हैं। एक पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा जिसमें एनर्जी जो है वो 10% ही ट्रांसफर होती है अगले लेवल पे। और तीन तरह के हमने पारिस्थितिक पिरामिड पढ़े। फिर हमने जैव विविधता के बारे में जाना। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तीन स्तर हमने उसके पढ़े, आनुवंशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिकी। और उसके खतरों के बारे में हमने डिस्कस किया और किस तरह से हम उनको संरक्षण देंगे, इन सिटू एक्स सिटू, राइट। और आखिर में हमने पढ़ा सतत विकास, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलित, न्याय संगत एवं पर्यावरण अनुकूल प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रकृति है वो हमेशा बची